यूट्यूब चैनल मिस्टर दुबे राय सर में सबका स्वागत है। पुनः मैं आपके विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आइए, इसमें मैं आज का टॉपिक होगा प्रकाश। प्रकाश के हम थोड़ा डीपली चल रहे हैं, जब शुरू कर रहे हैं तो आप वहाँ से लिए पहले हम जाने कि प्रकाश होता क्या है, ठीक ना। तो जनरली आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा दिया है और उससे सब लोग अनुभव ही करते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रकाश का हम देख नहीं सकते। तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वह कारक जिसके माध्यम से चाहे जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वह कारक जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत के बारे में जाने तो मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, वह स्रोत जो सीधे प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त है, जो हमने हमारे ईश्वर ने प्राप्त किया हमारे लिए, वो क्या है? प्रकृति कहलाती है। तो वह स्रोत, प्रकाश का वह स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति स्रोत कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण ले लें तो सीधा उदाहरण है सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत भी हैं और एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि सूर्य को हमने नहीं बनाया, यह सीधे ईश्वर के दिया हुआ चीज है। इसके बाद दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित की गई है। इसके लिए जैसे हम जो बल्ब जलाते हैं, लाइट जो हम अपने पास से जलाते हैं, बिजली की सहायता से बल्ब जलाते हैं, आप टार्च जो जलाते हैं, ये सब क्या है? तो कृत्रिम स्रोत है। एक चीज देखिए, चंद्रमा से भी प्रकाश आती है, लेकिन चंद्रमा मूल स्रोत नहीं है, क्योंकि वो अभी क्या है? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो इस प्रकार हमारा स्रोत दो हुई, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। अब कुछ ऐसे जाने कि वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक दीप्त वस्तुएं होती है, एक अदीप्त वस्तुएं। एक दीप्त वस्तुएं होती है, एक अदीप्त वस्तुएं। यानी जो प्रकाश उत्पन्न कर देती है, जिसे प्रकाश प्राप्त हो, वो दीप्त वस्तुएं हैं, और जिसे प्रकाश नहीं प्राप्त होता है वो क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक ना। इसके बाद आइए तो हम माध्यम के बारे में जानें, क्योंकि संसार में जो भी हम काम करते हैं किसी माध्यम से ही किया जाता है। तो पूरे माध्यम को जितने प्रकाश के आधार पर जो बांटा गया है, माध्यम को तीन प्रकार बताए गए हैं, ठीक ना। यानी कुल मिलकर से प्रकाश के आवागमन के आधार पर, है ना, प्रकाश के आधार पर हम माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला पारदर्शी, वह माध्यम जिसमें यदि प्रकाश भेजा जाए तो इस पार से पूरे के किरण जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आसानी से चली जाए। जैसे मान लीजिए कोई हम प्रकाश खड़ा कर दें और उसमें इस साइड से प्रकाश भेजा जा रहा हो तो इसके बाहर निकल जाए, यानी बिना मुड़े हुए, बिना किसी विचलित हुए, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए एक क्षेत्र से दूसरे तरफ चली जाए, वो क्या कहलाती है? पारदर्शी माध्यम कहलाता है। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। कुछ ऐसे भी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण भी आप जानना चाहते हैं तो पारदर्शी शीशा जो होता है पारदर्शी माध्यम होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रकाश डालते हैं तो एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से चला जाता है। तो वह माध्यम जिसे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, टोटल प्रकाश निकल, वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वह क्या है? कांच है। दूसरा है हमारा अपारदर्शी, नाम से स्पष्ट है, अपारदर्शी यानी जो पारदर्शी नहीं है, जो ऐसे वस्तु या ऐसा माध्यम जिस पर हम प्रकाश डालें तो वह बल्कि एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाता है, बल्कि उसी तरफ वापस आ जाए, वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी होता है। जैसे
हम अधिकांश जो लकड़ी, दीवार, ईंट, जो भी चीजें हम लेते हैं ये सब क्या है, अपारदर्शी है, क्योंकि इस पर कोई प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश जाता नहीं, उस तरफ नहीं जा पाता, फिर वापस चले आता है। और तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी ऐसा माध्यम जिसपे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से बाहर नहीं जाए, कुछ तो चली जाती है, कुछ नहीं जाती है, यानी पूर्ण प्रकाश बाहर ना जाए बल्कि कुछ प्रकाश बाहर जा रहा हो तो क्या होता है, अर्धपारदर्शी होता है। इसका उदाहरण आपका जैसे पानी हो गया, ठीक ना, पानी है, या जो आप कांच हो, घिसा हुआ कांच होता है वो भी क्या होता है, अब अर्धपारदर्शी है। या कोई कागज लें और वो तेल में भिगो दिया जाए, तेल भी क्या होता है, अर्धपारदर्शी होती है। तेल में भिगा हुआ कागज भी क्या होता है, अर्धपारदर्शी होता है। उससे प्रकाश की सभी किरणें उस पार नहीं जा पाती, लेकिन कुछ किरणें जो है एक क्षेत्र से दूसरे तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार आपके तीन माध्यम हुए, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिससे किरणें एक तरफ से दूसरे तरफ चली जाए, पारदर्शी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कांच हो गया। दूसरा बताए अपारदर्शी, वह माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट, दीवार, जो भी आप सामने देखते हैं ये सब अपारदर्शी है। और अर्धपारदर्शी जिसमें प्रकाश की कुछ किरणें तो वापस जाती है लेकिन कुछ किरणें दूसरे तरफ चली जाए, वो क्या होता है, अर्धपारदर्शी कहलाता है। जैसे पानी है या कागज का जो है, तेल में भीगा हुआ कागज अर्धपारदर्शी हो जाता है। या कोई कांच ही ले लें, देखो क्या है, घिसा हुआ है, तो घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच भी क्या होता है, वह अर्धपारदर्शी होता है। इसके बाद आते हैं कि अब हम जो इसमें चर्चा करें अधिकांश जो पारदर्शी का नाम लेंगे, तो आइए हम जाने प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश, यदि प्रकाश से किरणें आती है तो सामने किसी चीज से टकराए, किसी वस्तु टकराती है, तो जैसे बताए माध्यम के आधार पर वो अपनी रूप बदलती है। जैसे मान लीजिए कांच में आती है तो एक तरफ से दूसरे तरफ चली जाएगी, वही मान लीजिए किसी अपारदर्शी से टकराती है तो वापस चली आती है, ठीक ना। तो हम प्रकाश के किरणों को इस आधार पर अध्ययन करेंगे। हम यहाँ अध्ययन करेंगे परावर्तन की, तो सीधे क्या होता है, परावर्तन की मात्र वापस जाने की बात आती है। क्या होती है, वापस जा रही है, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराए या किसी तल से टकराकर फिर वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से, भाई तल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुछ तल क्या होते हैं, चिकने होते हैं, और कुछ तल क्या होते हैं, चिकने नहीं होते हैं। तो चिकने तल से ही प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है। तल यदि चिकना नहीं हो तो उसका प्रकाश का परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ जो बात करेंगे अक्सर जो है चिकने तल की बात आएगी, ठीक ना। तो प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शी तल से टकराती है तो फिर उसी दिशा में वापस हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी तल से टकराती है तो फिर वो क्या होती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसमें अक्सर हम किसका जनरल, हम अपने जो हम अध्ययन करें इसमें ज़्यादा दर्पण का प्रयोग करेंगे। अभी दर्पण के बारे में बताएंगे ही, सबसे पहले किसी प्रकाश के नियम जान लें। यदि ये कोई मान लीजिए माध्यम ले लिया जाए, एक ले लेते हैं माध्यम, इसका यह तल जो है और इस पे इधर से हम प्रकाश को डाल रहे हैं, तो यह क्या होती है, ऐसे दिखाते हैं, यह क्या होती है, वापस चली जाती है, ठीक ना। यह जो है ये पारदर्शी माध्यम है। यह आकर क्योंकि एक दर्पण लिया है, क्या सीधा समझिए कि दर्पण लिया गया है, दर्पण का ये नीचे का तल जो है
जानते हैं दर्पण में एक तल क्या होता है, पेंटेड किया होता है, और दूसरा तल क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो जब प्रकाश को हम पारदर्शी तल पे भेजते हैं वहां से टकराती है, फिर वापस उसी दिशा में चली जाती है, लेकिन उसके उधर जाने का कुछ तरीका होता है, ठीक ना। सबसे पहले इसमें कुछ परिभाषा जाने, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल बताएंगे। हम प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं कि मूर्ति तक कैसे मुड़कर जा रही है, कि आ रही है फिर मुड़कर चली गई, या कितना मूर्ति है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं, एक काल्पनिक अभिलंब लेते हैं। वास्तव में ऐसा खींचा नहीं होता है, लेकिन हम एक काल्पनिक अभिलंब ले लेते हैं। क्या करेंगे, काल्पनिक अभिलंब। अब इसमें कुछ परिभाषा पहले जानिए कि जो किरण जाकर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण तल से जाकर टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित क्या कहेंगे, आपतित कहते प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है और पारदर्शी तल से टकरा रही है वो क्या कहलाती है, आपतित किरण। और टकराने जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ टकरा कर फिर जो किरण वापस जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना कि जो प्रकाश स्रोत से आई और पारदर्शी तल से टकराई उसको हम क्या नाम दिए, आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और या परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं। और ये वापस जो जा रहे हैं उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण जो है यहाँ की किरण क्या है, परावर्तित है, इसका नाम दें, इसको ए कर दीजिए, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं। अर्थात ए बी क्या है, आपतित किरण है, और बी सी क्या है, परावर्तित किरण है। स्पष्ट हो रहा है। ये दोनों, ये जो टकराई कहाँ है, बी बिंदु पर टकराई है, तो बी क्या है, आपतन बिंदु है। अब हम कल्पना करते हैं, एक इसके अभिलंब की कल्पना करते हैं, यानी तल के लंबवत एक रेखा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वो अभिलंब कहलाता है। जो आपतन बिंदु से एक हम अभिलंब की कल्पना, अभिलंब मतलब 90 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखा ले लें काल्पनिक, वो क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अब यह जो कोण टकराती है तो अभिलंब से कुछ न कुछ कोण बनाती होगी। ये जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आपतन कोण कहा जाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको अक्सर जनरली आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब यह टकराने के बाद पुनः जब वापस जाती है तो यह भी क्या करती है, कुछ मुड़ती है ना। तो जो परावर्तित किरण है उससे और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी यह कोण का नाम क्या देंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। स्पष्ट हुआ कि आपतित किरण अभिलंब से जो जितना कोण है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब से जो कोण बना है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। आइए अब इसमें देखें, यह कुछ नियमों को पालन करती है। यह जब अपने गमन करती है तो कुछ नियमों का पालन करती है जिसको हम परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के समझने के लिए ये अपने कुछ नियम के अधीन होती है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। यह दो प्रकार में होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण
किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। स्पष्ट हुआ? फिर से सुन लीजिए कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप इसको कैसे भी कहें तो कोई झंझट नहीं लेंगे। ध्यान रखना चाहिए कि तीनों मिलाकर अभिलंब कहना आवश्यक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु तीनों लंब एक ही तल में होते हैं। या आपतित किरण, आपतन बिंदु अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी जितने कोण पर टकराती है उतने ही कोण पर वापस निकल जाती है। परावर्तन कोण को हम आर से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक ना। अर्थात आई बराबर आर हो जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। स्पष्ट हुआ? अब इससे आगे हम आते हैं, परावर्तन की नियम स्पष्ट हो गए। अब हम आते हैं दर्पण के बारे में। मैंने चर्चा किया था ना कि मैंने दर्पण का प्रयोग किया था। आइए हम दर्पण के बारे में चर्चा करें कि वास्तव में दर्पण क्या होता है। दर्पण के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। सुबह उठते हैं तो सभी लगभग दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अधिकांश बच्चे जब उठने के बाद या स्नान करने के बाद अवरोध प्रयोग करते हैं, या अपना सेव कराने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ भी दर्पण आपने देखा होगा। ये सब क्या है? दर्पण। आइए उसकी हम परिभाषा जाने कि कोई तल, और वो तल समतल भी हो सकता है और गोलीय भी हो सकता है। तो किसी भी तल को, कांच का कोई तल ले लें, उसको क्या कि एक तरफ पेंटेड कर दें, एक तरफ क्या कर दें, पेंट कर दिया जाए तो वह दर्पण बन जाता है। यदि कोई कांच का तल पेंट कर दिया जाए एक तरफ तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। यानी कांच का ऐसा तल एक तरफ पालिशदार हो, एक तरफ पारदर्शी हो, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक ना। या ऐसे भी कहें, ऐसी संयुक्ति, कांच से बनी ऐसी संयुक्ति, या ऐसा यंत्र भी कह सकते हैं। कांच का बना ऐसा जिसके एक तरफ पालिश किया गया हो और दूसरे तरफ पारदर्शी हो, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, इसकी परिभाषा को जानने के लिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये परिभाषा इसी में निहित है। यह तल समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका तल क्या हो? समतल हो, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यानी कुल में इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा तल जिसका एक तरफ पालिश किया गया हो, उसका तल समतल, एक तरफ पालिश किया गया हो, एक तरफ पारदर्शी बना दिया गया हो, तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। हम घरों में जो प्रयोग करते हैं वो लगभग समतल दर्पण ही होते हैं। जो भी हम घरों में प्रयोग करते हैं वो क्या है? समतल दर्पण है। अधिकांश घरों में समतल दर्पण होता है। इसमें चित्र भी अक्सर आभासी बनता है। इसमें जो भी चित्र बनेंगे हमेशा आभासी बनते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने दूरी पर हम रहेंगे उतने दूरी पर चित्र भी बनेगी। चलिए इसके बारे में तो आगे चर्चा करनी ही है, केवल यहाँ जाने की दर्पण। दूसरा मैंने बताया गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक, हम जैसे गोलीय दर्पण की परिभाषा देती है कि ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो? समतल हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। उसी तरफ ऐसा दर्पण जिसका तल समतल ना होकर क्या हो? ये गोलीय, यानी किसी गोलीय पृष्ठ से काट कर बनाया गया।
ऐसा भी कह सकते हैं। वे दर्पण जो किसी गोलीय पृष्ठ से काट कर बनाए गए होते हैं उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के है ना गोलीय पृष्ठ से बनाया गया था उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक ना। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को हम अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण, और दूसरे को उत्तल दर्पण। ये आपके दो दर्पण हुए, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। आइए हम जाने इसके बारे में। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण का बता दिया हूं इसलिए उसका नाम रख रहा हूं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका पालिशदार भाग उभरा हुआ हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका पालिशदार भाग उभरा हुआ, अर्थात ऐसी गोलीय दर्पण जिसका बाहर उभरा हुआ भाग क्या हो? पालिशदार हो, और जो दबा हुआ भाग हो क्या हो? वह दबा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देख सकते हैं यहाँ चित्र के द्वारा, ये जैसे इस पर क्या है? ये उभरा हुआ भाग और ये दबा हुआ भाग है। ये उभरा हुआ भाग यदि क्या हो, हम जो है पालिशदार है, ये क्या बता रहा है? पालिशदार बता रहा है। ये संकेत क्या है? पालिशदार की। ये पालिश है, इधर वो दबा हुआ भाग क्या? पारदर्शी है। तो मैंने परिभाषा ही बताया कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग पालिशदार हो और धंसा हुआ भाग क्या हो? पारदर्शी हो। यानी पालिशदार, चाहे पेंटेड कर सकते हो, पेंटेड, और ये जो है पारदर्शी है। ये क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी आप समझ ही चुके हैं। पारदर्शी क्या होता है कि जिससे प्रकाश वो या तो बाहर निकल जाए या तुरंत वापस सारे के सारे प्रकाश को क्या वापस कर दे, वह पारदर्शी कहलाता है। ऐसा तल जो जिसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है या तो पूरे के पूरे बाहर चली जाए या क्या हो कि वह पूरे के पूरे वापस हो जाती है, तो क्या आती है? पारदर्शी है। ये पारदर्शी तल है। हम किरण कभी भी इसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा किरण जो है इसी की तरफ भेजा जाता है। ठीक ना। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसका जो है धंसा हुआ भाग क्या होता है? पालिशदार होता है, और उभरा हुआ भाग क्या होता है? पेंटेड है, पारदर्शी होता है। अर्थात इस तरह से ले लें, इसको घुमा देते हैं। यह भाग जो है धंसा हुआ भाग क्या है? पालिशदार है, और यह भाग क्या है? पारदर्शी है। ये पालिशदार है, पालिशदार, और ये क्या है? पारदर्शी। तो वह गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पालिश किया हुआ हो, पेंटेड हो, और उभरा हुआ भाग जो है पारदर्शी हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका हम लोग प्रयोग बाद में बताएंगे। जनरली जो है ये जान लीजिए कि हम जो गाड़ियों में जो देखते हैं अक्सर जो है उसके बारे में बताया भी जाएगा। जैसे ट्रक में जो साइड का जो लगा होता है वह अक्सर उत्तल दर्पण का बना होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक ना। और जैसे नाई वगैरह घर में आप जाते हैं वहाँ जो दर्पण आपको मिलता है वह धंसा हुआ उसका भाग होता है। थोड़ा सा हम समझ तो नहीं पाते हैं, वो बड़े पीस से काट कर बनाया गया रहता है, इसलिए समझ में नहीं आती है, लेकिन वो अवतल दर्पण होता है। ये आपको जानना चाहिए कि मैंने समतल दर्पण को बताया, यह हमको इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्योंकि प्रकाश को केंद्रित कर देता है। यह सीधे हमारे जब देखते हैं उसकी तरफ तो हमारे नज़र पे ही पड़ते हैं। वो क्या करता है कि जब हमारे नज़र पे पड़ेगा तो हमको परेशान कर सकता है, यानी हम कमज़ोर हैं तो
बेहोश हो सकते हैं। ऐसी एक प्रभाव डालता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने हम खड़े हो गए हो और उस पर ज़्यादा देर तक यदि कमजोरी है, किसी बीमारी से उठे हुए हैं, तो क्या करता है, प्रभावित कर देगा। हम क्या करते हैं, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। यही नहीं कि अक्सर जो है नाई के वहाँ किसी को झटका आता हो, जिसको भी झटके आते हों, उसको कभी भी वैसे दर्पण के सामने नहीं जाने चाहिए, क्योंकि झटका आ जाएंगे, वो गिर जाएगा, बेहोश हो सकता है ज़्यादा बहुत या कमज़ोर हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी प्रसार करने वाला ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव कम होता है। हमें ज़्यादा ज़रूरत में इसी की सामना करने पड़ते हैं। आइए अब हम इस दर्पणों के कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आवश्यक है कि किसी चीज़ को पढ़ने के पहले उसके संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं उस चीज़ को हम जाने नहीं तो उसकी आगे कुछ नहीं बताया जाएगा, समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम परिभाषा इसके देख रहे हैं, प्रत्येक के जितने भी हमारा उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि समतल दर्पण के हाई स्कूल के जो कोर्स में नहीं हो, पीछे ही कोर्स में पढ़ाया जाता है, वैसे जानकारी होना चाहिए आपको कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, और जितने दूर पर वस्तु होगा उतने दूरी पर बनेगा, और वस्तु से ना बड़ा बनता है ना छोटा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। खैर आवश्यकता पड़ते समतल बारे में डिटेल करेंगे कि इसको घुमा दिया जाए तो कितने अंश बनाएंगे, तो कितने इसके चित्र बन सकते हैं, या अपने पूरे शरीर को देखने के लिए कितने लंबे समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ केवल हम गोलीय दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया, याद होना चाहिए कौन सा दर्पण है, अरे आपका भी यह क्या है, अवतल दर्पण है, और यह क्या है, उत्तल दर्पण। आइए इसकी परिभाषाएं जाने हम कुछ। सबसे पहले तो जानना आवश्यक, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, हम एक दर्पण जो किसी न किसी गोलीय पृष्ठ से काटकर बनाए होंगे, तो जिस गोलीय पृष्ठ से दर्पण काटकर बनाया गया है उसकी जो केंद्र होती है वही इस दर्पण की भी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। स्पष्ट हुआ कि जिस गोलीय पृष्ठ से काटकर दर्पण बनाया गया है उस गोलीय पृष्ठ का जो है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी यहां मान लेते हैं इसकी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। स्पष्ट हो रहा है ना कि जिस गोले से गोलीय दर्पण काटकर बनाया गया है वह उसका जो केंद्र होगा इसकी वक्रता केंद्र कहलाती है। इसके बाद से त्रिज्या, तो एक तो ऐसे भी हम दे सकते हैं कि जिस गोले से काटकर बनाया गया है उसकी त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या होती है, वही क्या होती है, इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। यानी जिस गोले से यह दर्पण काटकर बनाया गया हो उस दर्पण की जो त्रिज्या है वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम ऐसे कहें कि वक्रता केंद्र यदि प्राप्त हो गया है तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ इसका ध्रुव है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आइए तो ध्रुव जान लें, इसमें भी वैसे ही आप मिलेंगे, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गया, इसका जो दोनों परिभाषाएं में कोई अंतर नहीं है। अब आता है कि वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो गया तो ध्रुव जानना आवश्यक है, ठीक ना। ते किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ध्रुव। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं,
और त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्पष्ट हो रहा है? ये P से डिनोट करेंगे, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। अब ये ध्रुव हो गया, यानी हमने क्या पढ़ा? वक्रता क्या पढ़ लिया? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव, ध्रुव मैंने बताया कि दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तीसरी परिभाषा आती है अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यह मुख्य अक्ष हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम जो भी किरण चित्र बनाना होता है, किरण आरेख लेते हैं, तो इसी मुख्य अक्ष पर ही अपना काम करते हैं, क्योंकि वस्तु को खड़ा इसी पर करेंगे, चित्र इसी पर प्राप्त होगा। मुख्य अक्ष के बाद इसमें एक परिभाषा आती है कि फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, ठीक ना? तो यदि प्रकाश को हम मुख्य के समांतर भेजें और इसे टकरा करके दर्पण से टकराने के बाद वापस आती है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, वह क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। वह बिंदु जहाँ दर्पण के दर्पण के मुख्य के समांतर कोई किरण भेजा जाए, तो वो जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या है? मुख्य फोकस है। इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कह सकते हैं, फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये अक्सर जो है त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या के आधी होती है, यानी r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक ना? हम किसी का सूत्र जब हम हल करेंगे, इस पर सवाल अगर निकालेंगे, तो उसकी हम सहायता से सवाल हल कर सकते हैं। एक फोकस तल इस बिंदु पर, मुख्य फोकस पे या फोकस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल हम देखते हैं, जो तल होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु पर काल्पनिक तल क्या कहलाती है? फोकस तल को। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, कल्पना किया जाता है। इसके लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। एक चीज हम और थोड़ा बता दें कि हम पीछे जो बता रहे थे, तो जैसे मैंने बताया था प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें एक चीज मैं भूला था, दोबारा बता दे रहे हैं कि जब किसी दर्पण पर जब प्रकाश टकराती है, तो मैंने बताया था ना कि वापस चली जाती है, उसमें एक चीज जान लीजिएगा, उत्कर्मणीयता एक नियम है प्रकाश का, उत्कर्मणीयता। तो यानी जैसे आपतित किरण से प्रकाश भेजा गया, इधर चला गया, यदि इस बिंदु से भेजे इधर चली जाए, सीधा समझिए ये है, बी है, सी है। ए बी से जाने वाली रेखा BC से होकर जाती है, लेकिन यदि BC के अनुदिश किरण भेजें तो किधर चली जाती है? BA की तरफ चली जाती है। ये इसकी क्या कहलाती है? उत्कर्मणीयता कहलाती है। यानी किरणें अक्सर एक दूसरे के उत्कर्मणीय होती है कि आपतन के किसी कोण पर हम भेजेंगे, उसी कोण पर वापस जाती है, और जिस कोण से बाहर जा रहे हैं उसे फिर भेजा जाए तो पिछले जिससे आ रही थी उससे वापस चली जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहते हैं, उत्कर्मणीयता। स्पष्ट हो गया?
इसके बाद अब हम चर्चा प्रतिबिंब के बारे में करेंगे, लेकिन लंबी हो जा रही है, इसलिए इसको हम यहीं ब्रेक करते हैं। इसके बाद अगली जो बात होगी हम अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। यहाँ तक जय हिंद।